चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन गवर्नेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर होने का मतलब है कि इससे पहले 1 और 2 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड वी होप के इनके जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी जो है वो होंगे। यस सर। ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास की कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून। क्या आपको तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे वो द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूं क्या? पूरा न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है और जैसे ही कोई भी न्यू पॉइंट मिलता है उसको ले जाकर के अपने नोट्स में अपडेट कर लेना होता है। यस सर। रेगुलरली आपको डाउट सेशंस होते हैं आपके पास, यहाँ पे मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हो तो इससे आपकी ही इस सब्जेक्ट को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्पैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए क्या करना है? तो पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। And the medium of the teaching is bilingual. Every possible attempt will be made to explain a topic. So please don't insist on any particular language for teaching. Please keep your mic off and camera on while joining the lecture. And जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक ऑन जरूर करना है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि सर जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको सीधा वेबसाइट के ऊपर जाना है, मेंबरशिप लेना है एंड वहां से उनको देख करके कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि अगर आपने उनको कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि अगर आपने 6 महीने में अपनी ओमेगा जर्नी, 6 महीने में अपनी अल्फा जर्नी अगर कंप्लीट नहीं करते हो तो फिर जिस रेस में आप दौड़ रहे हो उस रेस में आप सर यहाँ पे ना ना ना, यहाँ पे ना ना ना, सर यहाँ पे ना, सर कहाँ पे? तो फिर बेटा दिखोगे ही नहीं, रेस में दिखोगे ही नहीं। यस सर। विद दिस नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीजन चार्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीजन चार्टर। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। सर हमने ना गवर्नेंस पढ़ लिया। यस सर। गवर्नेंस क्या होता है हमको पूरा का पूरा पता चल गया है सर। क्या होता है गवर्नेंस? सर गवर्नेंस होता है जो गवर्नमेंट करती है वो होता है गवर्नेंस। क्या बात है, तुमको तो सच्चाई पूरी की पूरी पता चल गई। यस सर। अगर गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो गुड गवर्नेंस बोल देते हैं, गवर्नमेंट बुरा कर रही है तो बैड गवर्नेंस बोल देते हैं। नहीं, ये बात नहीं करते। गवर्नमेंट अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है उससे नहीं पता चलता है। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। उन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर ही हम डिसाइड करते हैं कि गुड गवर्नेंस हो रहा है या फिर गुड गवर्नेंस है वो नहीं हो रहा है। यस सर। हमको पूरे के पूरे वो 4 8 सारे पैरामीटर्स हमको याद हैं। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने देख लिया था सर ई गवर्नेंस। कि सर गवर्नेंस को क्या बना दो? गवर्नेंस को ई स्मार्ट बना दो, गवर्नेंस को ई स्मार्ट बना दो। ये जो हमने लास्ट क्लास में किया था। एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है सिटीजन चार्टर। अब देखो ना, सिटीजन चार्टर को मैं सादी भाषा में आपको समझाता हूँ। सिटीजन चार्टर होता क्या है? बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गवर्नमेंट ने। ठीक है, नगर पालिका बना दी, तहसील बना दी। ठीक है, आपके पास उसके बाद एसडीएम कोर्ट बना दिया, उसके बाद कलेक्ट्रेट बना दिया, आपके पास हाई कोर्ट, ठीक है, लोकपाल, लोक अदालत वगैरह, यूपीएससी, एसपीएससी वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ बना दिया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन गए। बट आज भी लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये इंस्टीट्यूशन किस काम का है, मेरा यहाँ पे क्या काम है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन मेरे किस किस काम जो है वो आपके पास यहाँ पे आ सकता है। तो ये चीज जो है लोगों को पता ही नहीं चलती। प्लस आधे टाइम में इंस्टीट्यूशन वालों को खुद को भी नहीं पता होता कि भाई मेरे को क्या क्या करना है। यस, कि मेरी जो पर्सनल ड्यूटीज है, हमारी जो है वो क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको क्या करना है, आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है पूरा का पूरा। एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है। उस डॉक्यूमेंट में आपको अपनी सारी की सारी ड्यूटीज, आपके विजन, आपके मिशन, प्लस आप किस काम आ सकते हो किसी भी जनता के। ठीक है, कि जनता आपसे कौन कौन से काम ले सकती है, आपको वो सब कुछ लिख करके रखना है कि भाई जनता की सेवा में आप क्या क्या करते हो। वो सब कुछ आपको लिख करके रखना है। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर दे करके रखनी है ताकि कोई भी आएगा उसको जस्ट पढ़ेगा कि अच्छा इस ऑफिस में ये सारा सारा काम जो है आपके पास यहाँ पे होता है। ठीक है, प्लस आपका विजन, आपका मिशन, आपके ऑब्जेक्टिव्स, वो सब कुछ उसके अंदर होने चाहिए ताकि एक इंसान को उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के सब कुछ पता चल जाए कि इस दफ्तर में क्या काम होता है, किससे मेरे को क्या क्या काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, और क्या क्या काम यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ का विजन क्या है वगैरह सब कुछ। करेक्ट। इसके लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और इसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं सिटीजन चार्टर। यस, इसी को बोलते हैं सिटीजन चार्टर। तो आप कभी भी किसी ऑफिस में जाओगे ना, वहां पे देखना बाहर एक बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है। ऐसे बड़े बड़े कोई चार्ट्स लगे हुए होते हैं कहीं पे। ठीक है, और वहां पे सब लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे ये जाति प्रमाण पत्र बनता है, ये प्रमाण पत्र बनता है वगैरह सब कुछ, सारे काम वहां पे लिखे हुए होते हैं। हमारा विजन ये है, हमारा मिशन ये है, यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किसके लिए किससे मिलना है वगैरह सब कुछ, सारी की सारी डिटेल्स वहां पर लिखी हुई होती है। उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है सिटीजन चार्टर। यस। अब मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस गवर्नेंस करना तो चाहती है।
तो दफ्तर को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई मैं गुड गवर्नेंस कर रहा हूं और गुड गवर्नेंस के लिए मेरी ये सेवाएं हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हो। यस। जस्ट एक सीधी सी बात बताता हूं, जैसे अपने यहाँ पे फाउंडेशन सेशन होता है। अब जब फाउंडेशन सेशन होता है तो एक पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है ना, जिसके अंदर मैं सब लिखता हूँ कि भाई आपको क्लैरिटी कॉल्स मिलती है, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको वन टू वन सेशंस मिलते हैं, अकाउंटेबिलिटी कॉल्स होती है, डेली लाइव क्लास होती है, पैसा कितना है, सब कुछ लिखा हुआ होता है ना उसके अंदर। वो क्या हुआ, वो हमारा सिटीजन चार्टर हुआ, कि आपको सारी चीजें पता चल जाए कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है। अंडरस्टूड। अगर मैं बताऊं ही नहीं, मैं चुपचाप अपने अंदर ही लेकर के बैठ जाऊं कि नहीं मैं इनको वन टू वन सेशन दूंगा पर मैं बताऊंगा नहीं, तो आपको पता चलेगा क्या? मैं नहीं बता रहा, हाँ। अपने पास ही रख लूंगा मैं बता ही नहीं रहा से। तो क्या आपको पता चल जाएगा? सो हमको हमारी सेवाएं बतानी है, सबको ढिंडोरा पीटना है कि भाई हम ये काम करते हैं आपके लिए। दैट इज कॉल्ड सिटीजन चार्टर, ताकि इससे गवर्नेंस और ज्यादा इंप्रूव हो। अदरवाइज आप अगर लोगों को बताओगे ही नहीं कि भाई आप उनके किस किस काम के हो। यस, अगर आज मैं बोलना ही बंद कर दूं कि नहीं मैं तो जो है वो आपके पास यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस, हाँ मैं क्यों बताऊं किसी को कि मैं फ्री लाइव क्लासेस देता हूं? मैं नहीं बता रहा। यस, लोगों को पता चल जाएगा। जैसे आप लोग करते हो ना, आप पागल हो क्या, बताना नहीं है किसी को भी, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताना, पागल हो क्या, लखाओ सर हमको मिल गया बस और किसी को नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट। तो कैसे मैं लोगों तक पहुंच पाऊंगा इससे? समझो, इसको बोलते हैं। तो गवर्नेंस को अगर आपको बताना है, सबको गुड गवर्नेंस करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये चीज करना है, ये चीजें आपके पास। आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, वहां पे लिखा हुआ था ना पूरा का पूरा कि यहाँ पे कौन कौन से रोग के इलाज होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपके पास यहाँ पे, सब कुछ लिखा हुआ होता है। वो क्या होता है, वो वहां का चार्टर होता है। तो इसी तरीके से जब ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर ये सारी चीजें लिखी हुई होती है वहां पे, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है सिटीजन चार्टर। क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड गवर्नेंस को करना, लोगों में अवेयरनेस लाना, लोगों को बताना कि भाई ये इंस्टीट्यूशन आपके लिए क्या क्या काम कर सकता है। अंडरस्टूड। इस इंस्टीट्यूशन में आपके पास यहाँ पे क्या क्या काम जो है वो हो सकते हैं, बस इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर आपके इसको लेके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, प्लीज ध्यान रखना, इसको लेकर के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये सारे क्वेश्चंस देख लो आप। तो पहले आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सिटी, एंड बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। जिसने सिटीजन चार्टर एक बार पढ़ लिया, वो मुफ्त के नंबर एग्जाम में लेकर के जाता है, और जिसे नहीं पढ़ा वो फिर सोचता ही रहता है कि सिटीजन चार्टर होता क्या है। सो एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सिटीजन चार्टर मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इट्स इंपॉर्टेंस। बहुत ही सीधी सी बात है। द सिटीजन चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, but it has own limitations. Identify the limitations and suggest measures for greater effectiveness of the citizen charter। 2018 में भी क्वेश्चन था, 2019 में भी क्वेश्चन था, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल आते हैं। अभी मैंने आगे और क्वेश्चंस लिख रखे हैं, बट ये वाले क्वेश्चन क्या है, ये वाले क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। क्या है? ये वाले क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। तो इनको जो है आपको यहाँ पे कर लेना है। कब करोगे? क्लास के बाद में। ओके सर। तो सिटीजन चार्टर बेसिकली आपके पास होता क्या है, लिखते चलना, मैं ना स्लाइड से ही पढ़ाऊंगा आज सारा सारा का सारा, क्योंकि हमको थोड़ा जल्दी करना है आज, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है दैट टेल्स पीपल व्हाट सर्विसेज दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, है ना, दैट कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक एजेंसी, एंड व्हाट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। कि सर उस आदमी को भी तो बताओ कि भाई तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं यहाँ पर आने से पहले, तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहाँ पर आने से पहले। वो सारा जो जो कागज आपके पास यहाँ पे बताता है, उसको हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर। तो क्या होता है, इट इज सर बेसिकली डॉक्यूमेंट जो कि लोगों को क्या बताता है कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड देन आपके हक क्या क्या हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर आपके पास क्या क्या है। तो जैसे आप बिजली विभाग के अंदर जाते हो, तो बिजली विभाग में वो सब बताते हैं ना कि अगर आपने बिजली का, अगर इतने टाइम तक अगर आपने नहीं भरा तो फिर हम आपका कनेक्शन काट देंगे वगैरह। वो सब भी क्या है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताते हैं। डन। टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए एंड एवरीथिंग, ये सब क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहां पे बताई जाती है। तो सिटीजन चार्टर में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि हम आपके लिए क्या क्या करेंगे, हम आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई जाती है। तो फाउंडेशन के बाद में जब हम मीटिंग करते हैं, वापस बोलते हैं ना, रात को 10 बजे डेली क्लास जरूर लेनी है, अपनी ओमेगा जर्नी जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करनी है आपको। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कोई भी मूड खराब वगैरह इन सारी चीजों की वजह से पढ़ाई छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो दोनों चीजें आपके पास यहाँ पे होती है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ये भी हम बताते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या ड्यूटी है, वो भी उसमें बताया जाता है। आपके क्या हक हैं, वो भी आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। तो उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर। अंडरस्टूड।
करेक्ट। अब इससे क्वेश्चन बस इतना ही आता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, गुड गवर्नेंस में ये कैसे हेल्प कर रहा है, और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, सिंपल। यस, लिमिटेशन क्या है, जैसे आज तक आप लोग बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में गए होंगे, बट आपको पता भी चला कि सिटीजन चार्टर कहाँ लिखा हुआ है, से कभी पता भी था कि आपको कि वहां पे चार्टर पढ़ना भी है मुझे, नहीं ना, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो इस तरीके की लिमिटेशंस वगैरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस तरीके की लिमिटेशंस वगैरह जो है आपके पास यहाँ पे आती है। तो लिमिटेशंस एक तो आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर, हाँ लैंग्वेज बैरियर भी आपके पास, ये भी एक आपके पास यहाँ पे होता है। प्लस इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे, बस ये क्वेश्चन इसको प्रिपेयर करना है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव, आपके पास होता है टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट बनाना है, अकाउंटेबल बनाना है, एंड सिटीजन फ्रेंडली आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले आपके पास यूके में आ गया था 1991 में, और उसके बाद 1997 के अंदर आपके पास यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है वो आपके पास इसको अप्लाई कर दिया गया था। एंड प्लीज ध्यान रखना, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है कि ये कौन से मॉडल से इंस्पायर्ड है। ऑब्वियसली इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूके मॉडल, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूके मॉडल। यस, ये चीज। तो एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे, जैसे पासपोर्ट सेवा चार्टर आपको देखने को मिलता है, रेलवेज के अंदर आपके पास पैसेंजर चार्टर देखने को मिलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे आपके पास चार्टर वगैरह लिखा हुआ होता है। ठीक है, हर दफ्तर के आगे आप जाओगे वहां पर आपको सिटीजन चार्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अभी तक की स्लाइड से हमको क्या क्या चीजें याद हुई सर, सबसे पहली बात कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो सब बताता है, प्लस आपको आपके राइट्स भी बताता है और आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताता है। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर। सबसे पहले यूके में आया था, और उसके बाद इंडिया के अंदर 1997 में आया था। बस सिंपल इतना याद रखना है। क्यों लाना है इसको, क्या काम करना है इससे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, सर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा अकाउंटेबल बनाने के काम आता है। यस, और ज्यादा अकाउंटेबल बनाने के काम आता है। सर ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल कैसे बनाएगा, मान लो तुम गए और किसी बाबू को बोला कि सर एक काम करना, मेरा ना जाति प्रमाण पत्र बनाना है, और वो बोल दे आपको, उसका मान लो मूड नहीं है अभी बनाने का, बोल दे जाति प्रमाण पत्र वो ना यहाँ नहीं बनता है, वो ना आप वो चौराहे वाले ऑफिस के ऊपर जाइए वहां पे बनता है। तो आप सीधा जाके उसको बोल सकते हो, ऐसा कैसा भाई, आपने चार्टर में लिख रखा है कि यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनता है। अंडरस्टूड, इस तरीके से हम उसको अकाउंटेबल बना सकते हैं इसके लिए। करेक्ट, इस तरीके से। तो जब हम वहां पे लिख करके रखते हैं तो इससे क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है आपके पास यहाँ पे, सारी की सारी चीजें। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हेल्प जो है वो करता है। तो आप ऐसे देखोगे इस तरीके से सब कुछ आपके पास लिखा हुआ होता है, जैसे पास सिटीजन चार्टर है आपके पास, ये पासपोर्ट सर्विसेज में, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होता है कि भाई कौन कौन से लिंक्स को फॉलो करना है, क्या करना है, कहाँ पे जाना है, फाइन वगैरह, क्या क्या फीस वगैरह लगेगी आपके पास, ये सब कुछ जो है आपके पास यहाँ पे लिखा होता है। जैसे आप बस में जाते हो ना, बस में जाते हो तो लिखा हुआ होता है ना कि अगर आपने बस में अगर कोई टिकट के बिना पाया गया तो आपके पास 500 रुपए का चार्ज और 2 साल की सजा भी हो सकती है। यस, दंडनीय अपराध, कांच वगैरह तोड़े तो। डन, वो क्या है, वो चार्टर है, वो भी एक चार्टर है। अंडरस्टूड, यस। चलिए, तो ये सारी चीजें आपके पास होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास सारा विजन लिखा हुआ होता है, मिशन लिखा हुआ होता है, ये किस चीज में बिलीव करते हैं, प्लस यहाँ पे सारी की सारी ड्यूटीज लिख दी, ये सारी की सारी ड्यूटीज लिख दी। इस तरीके की चीज को हम लोग यहाँ पे सिटीजन चार्टर जो है आपके पास यहाँ पे कहते हैं। तो इसमें विजन आ जाता है, मिशन आ जाता है आपके पास, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से डील करता है वो सब आ जाता है, कौन कौन से कॉन्टेक्ट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब कुछ आपके पास इसके अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है सर, ये याद रखना है क्या, अभी तक याद हुआ नहीं क्या, आराम से याद हो तो जाना चाहिए था अभी तक। अब ये इस पॉइंट से याद रखने की वाली क्या चीज है कि नोडल डिपार्टमेंट कौन, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ये इसके बारे में ध्यान रखना है। और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो है आपके पास ये डिपार्टमेंट आता है। और ये चीज प्रीलिम्स में पूछी जाती है, ये चीज प्रीलिम्स में पूछी जाती है। लिख लिया। अभी तक क्या याद रखना है सर, अभी तक सिंपल हमको समझ में आ गया कि सिटीजन चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट हमको बताता है कि किसी भी ऑफिस से हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, वहां पे हमको क्या क्या सर्विसेज मिल सकती है, प्लस वो हमको ड्यूटीज भी बताता है, प्लस वो हमको हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताता है। करेक्ट, ये दो चीज समझ आ गई। इससे होगा क्या सर, इससे वो जो ऑफिस है वो ट्रांसपेरेंट होगा, एंड वहां पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। फिर एग्जांपल्स याद हो गए, हाँ सर पासपोर्ट सेवा वाला है, ठीक है आपके पास एयरपोर्ट वाला है, रेलवेज वाला है, ये ऑफिसर्स याद हो गए। इसमें होता क्या क्या है सर, इसमें विजन होता है, मिशन होता है, सर्विसेज होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सब कुछ आपके पास इसके अंदर लिखा हुआ होता है। एंड नोडल एजेंसी कौन सी है, नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस।
डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इतनी सारी चीजें अगर अभी तक याद हो गई हो तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स। टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद हो गए हो। टाइप मी, टाइप मी, टाइप मी, टाइप मी। गुड वन। देखो प्राची कह रही है, सब लोग कह रहे हैं टाइप मी, टाइप मी, टाइप मी। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। कल बहुत सारे लोगों का सीजीएल का एग्जाम है क्या? लगता है कम सारे लोग आए। चलिए गुड वन। डन। चलो सर। तो ये आपके पास हो जाता है सिटीजन चार्टर। नेक्स्ट देखो, सिटीजन चार्टर में ओरिजिनली एक चार्टर बनाने का क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। तो ओरिजिनली जो है आपके पास यहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स जो है वो दिए गए थे। ठीक है, ओरिजिनली आपके पास यहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स जो है वो दिए गए थे। एज इट इज याद रखना है ना ये, कि सर उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमको ये बनाना है। प्लस चॉइस आपके पास देनी है फॉर द यूजर्स वेर एवर पॉसिबल, हमको चॉइस देनी है। स्टैंडर्ड्स आपके पास यहाँ पे मेंटेन होते हैं। वैल्यू देना है आपके पास यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है आपके पास इससे। एंड ट्रांसपेरेंसी आती है आपके पास इससे। तो ये 6 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे पहले इनके प्रिंसिपल्स के अंदर रखे गए थे कि ये हमारा उसूल है। ठीक है, कि सिटीजन चार्टर बनाते वक्त आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अंडरस्टूड। ये 6 पॉइंट्स आपके पास पहले थे। फिर क्या हुआ सर, फिर इसको अपेंड किया गया। और यहाँ पे आपके पास 1998 के अंदर इसके बाद में यहाँ पे 9 प्रिंसिपल्स कर दिए गए। 1998 के अंदर इसको 9 प्रिंसिपल्स में बदल दिया गया। क्या क्या है 9 प्रिंसिपल? कि सर आपको सबसे पहले सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द सर्विसेज। सेकंड, बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी है। आधे टाइम लोग बचा लेते थे, लोग छुपा लेते थे, पूरा लिखते ही नहीं थे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो हो सकती है। कंसल्ट एंड इन्वॉल्व आपके पास माइंड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सिटीजन चार्टर लिखने से पहले पूरा कंसल्टेशन करो कि भाई हम ना एक ऑफिस क्या क्या चीजें कर सकता है, एक ऑफिस क्या क्या चीजें कर सकता है। एनकरेज एक्सेस एंड प्रमोट चॉइसेस। ट्रीट ऑल फेयरली, सबको फेयरली आपके पास यहाँ पे ट्रीट करना है, ये भी आपके प्रिंसिपल में होना चाहिए। पुट थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग। यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। इनोवेट एंड इम्प्रूव वर्क विद अदर प्रोवाइडर्स। ये सारे के सारे सर ये याद रखना है कि याद व्याद कुछ नहीं रखना है, ये मैं बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, याद व्याद कुछ नहीं रखना है, ये 9 प्रिंसिपल्स आपको नहीं लिखने होते कहीं पे भी। इसको लेके क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा आता है कि ये गुड गवर्नेंस में कैसे इंप्रोवाइज कर रहा है, गुड गवर्नेंस में कैसे हेल्प करना है। प्लस जब आपसे पूछा जाए कि गुड गवर्नेंस करने के लिए, उसको और ज्यादा स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने के लिए आपके क्या क्या सुझाव है, तो आपको ये बोलना है कि सर हमको ना सिटीजन चार्टर के ऊपर भी काम करना चाहिए। अब बताओ, आप इंटरव्यू में बैठे और आपसे पूछा जाए कि गवर्नेंस को और अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, और आप उस टाइम ऐसे बोल दो कि सर अच्छी अच्छी स्कीमें लाओ, की जगह आप बोलो कि सर चार्टर को भी अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए। कितना अच्छा पॉइंट है। यस। पता चलेगा ना कि हाँ यार ये आदमी अफसर बनने के लायक है, इसको चीजें पता है। करेक्ट। तो वहां पर हम लोगों को इसको यूज करना है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। बाकी प्रीलिम्स में तो बस ये पूछा जाता है DARPG, और के इसका जो है वो आपके पास ऑफ कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, बस ये पूछते हैं इससे प्रीलिम्स में। मेंस में पर जरूर है, मेंस में बहुत जगह पे आप इस सिटीजन चार्टर को जो है वो यूज कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे इसको शॉर्टकमिंग्स को लेके क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ सीसी, है ना, सीसी मतलब सिटीजन चार्टर। सबसे पहला, डिवॉइड ऑफ द पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म। जब सिटीजन चार्टर एक बार लिख दिया ना, आज से 10 साल पहले आप देखोगे ना किसी भी ऑफिस में जाके कि सर ऑफिस में सब कुछ बदल गया, पर ये ना आज भी 10 साल पहले वाला ही लिखा हुआ है। आप जो यहाँ पर काम करते हैं उनका इसमें कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, पूरा ढंग से लिखा हुआ ही नहीं है। पुअर डिजाइन एंड कंटेंट, कंटेंट ही पूरा नहीं लिखा है, ऐसा डिजाइन कर रखी है कि लोगों को पढ़ने का ही मन नहीं करता। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को ही नहीं पता कि अच्छा ये जो लिखा हुआ है वो सिटीजन चार्टर, मेरे को इसको पढ़ना भी है। चार्टर्स आर रेयरली अपडेटेड, अपडेट ही नहीं कर रखा सर, पुराना बाबा आदम के जमाने का लिखा हुआ वही अभी तक पड़ा है। नो प्रॉपर कंसल्टेशन, किसी को कंसल्ट नहीं करते। भाई आज आपको खुद का पोटेंशियल पता भी तो होना चाहिए कि एक ऑफिस सच में कितनी पावर रखता है। यस। वही नहीं होता आपके उनके पास, वो बस इतना सा बता देते कि हाँ हाँ हम ना ये काम कर लेंगे। करेक्ट। ये चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। देन नो प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं है आपके पास। मेजरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीवरी एंड रेयर डिफाइंड, ये भी आपके पास रेयरली डिफाइंड है। एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। लोग जब कभी भी ऑफिस में जाते हैं तो पहले से पता करके जाते हैं कि यार वहां पे अपना कोई जानकार है क्या। बोले हाँ वो जानकार है, ठीक है वो काम करा देंगे सारा। कोई नहीं होता जो जाकर के देखे कि भैया इस ऑफिस का सिटीजन चार्टर क्या है, ये ऑफिस मेरे किस किस काम आ सकता है। देन आप देखते हो ना ऑफिसर्स भी बदलते रहते हैं, बट वो कभी अपने ऑफिस का चार्टर भी नहीं बदलवाते हैं। कभी आप जाके देखो किसी भी, आज के बाद कभी किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी बैंक में जाओ, बैंक्स में अपडेटेड होते हैं क्योंकि फाइनेंशियल में आपकी चीजें बहुत ज्यादा आ गई है। ठीक है।
हॉस्पिटल्स में अपडेटेड होता है, बट ना जैसे तहसील जैसी जगह के ऊपर आप जाओ, आप देखना आपको बहुत पुराना लिखा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर खूब सारा गुटखा थूका हुआ मिलेगा कि कोई पढ़ भी क्या ले उसको। ठीक है, पता नहीं कौन से किसी कोने में लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं पे ढूंढ भी नहीं पाओगे कहाँ पे लिखा हुआ है वो। जब कभी वहां पे वो नहीं होती है ना, क्या कहते हैं, जो विजिट ऑफिस ऑडिट वगैरह, तो उसको थोड़ा सा धो देते हैं बस। ये प्रॉब्लम है, लोगों को पता ही नहीं है। जैसे आज तक आप में से कितने लोगों को पता था कि सिटीजन चार्टर भी कुछ होता है से। तो अवेयरनेस भी आपके पास लोगों में नहीं है। तो ये आपके पास इसकी शॉर्टकमिंग्स होती है, जो कि आपको यहाँ पे जो है वो लिख देनी होती है। अब अगर शॉर्टकमिंग का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपसे सजेशंस भी जो पूछेंगे कि अब बताओ, अगर तुम्हें ये पता है कि भाई शॉर्टकमिंग क्या है, तो इसमें रिफॉर्म्स कैसे लें, इसको ठीक कैसे करें। तो मैंने क्या बता, कभी भी अपनी ओपिनियन नहीं देनी है, हमेशा कोट करो कि सर मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, और ये सब मुझे ही नहीं लगता, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है, उन्होंने भी ये चीजें सजेस्ट करी थी। तो हमेशा आपको कोट करनी है चीजें, अपने आंसर के रेफरेंसेस जरूर देने हमेशा, तभी आपका आंसर हमेशा एक बेस्ट आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो जब कभी भी रिफॉर्म्स की बात करनी है, तो आपको हमेशा इन सभी में आपको एआरसी मॉडल की बात करनी है, कि सर एआरसी वाले ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ना ये सारी की सारी चीजें जो है वो बोल के गए हैं। तो सेकंड एआरसी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, एथिक्स इन गवर्नेंस। इसके अंदर ना सिटीजन चार्टर के इश्यूज को कैसे डील करना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने पूरा लिखा था। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने उसके लिए यहां पर आपके पास समराइज करके लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला, कि इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग शुड प्रीसीड चार्टर फॉर्मुलेशन, कि पहले चार्टर को बनाने से पहले आप अपना एक इंटरनल रीस्ट्रक्चर तो करो, कि भाई आपके यहाँ पे कौन से सिस्टम से काम हो रहा है। आज आपके पास एक सिस्टम चलाया जाता था कि भाई पहले आप ए नंबर पर्सन के पास जाओगे, फिर आप बी नंबर पर्सन के पास जाओगे, फिर आप सी नंबर पर्सन के पास जाओगे, फिर इसको लेकर के आपने चार्टर बना दिया। उसके बाद पता चला यार ये जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव ही नहीं है ना, ये सी नंबर इंसान है ना, डायरेक्टली भी इस काम के साथ डील कर सकता है। अब चार्टर को तो आपने अपडेट ही नहीं किया। यस। तो पहले चार्टर को लिखने से पहले ही इन सारी चीजों को आप क्या करो, अपनी रीस्ट्रक्चरिंग, अपने काम का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा आप चेंज जो है वो कर लो। उसको सही से पहले जो है वो उसको एनालाइज कर लो कि कोई भी काम होगा कैसे, उसके बाद चार्टर को लिखो, ताकि वो चार्टर इफेक्टिव हो। यस। वन साइज डज नॉट फिल फॉर ऑल। अब सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं एक्चुअली ना, कॉपी पेस्टिंग ज्यादा चलती है ना। कॉपी पेस्टिंग, कि मान लो आपसे बोला कि भाई फलानी इस लोकेशन के ऊपर कोई तहसीलदार आया है, उसको बोला कि यार तुम्हारा सिटीजन चार्टर बताओ, देखें क्या है, लिखना है, उसको अपडेट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो क्या करेगा, अपने दोस्त को फोन करेगा, अरे भैया तुम भी तहसीलदार हो ना, बोले हाँ सर मैं भी तहसीलदार हूँ। तो बोले यार तुम्हारी अभी वहां पोस्टिंग हुई है, बोले हाँ। बोले तुम्हारे वो वहां चार्टर लिखा हुआ होगा ना, हाँ। बोले यार लिख दो, भेज दो, मुझे भी मेरा लिखना है। तो वो अपना लिख करके वहां से कॉपी पेस्ट करके फोटो खींच के भेज देता है, वो सेम अपने पेंटर को बोलता है कि ला जा भैया तू भी जो है अपने ऑफिस के बाहर भी यही चिपका दे। अब पता चला वहां के काम अलग तरीके से चलते हैं, यहाँ के काम अलग तरीके से चलते हैं। कैसे चलेगा ये, एक ही चीज सब जगह थोड़ी ना फिट हो सकती है। यस। कई बार इसमें ऐसा ऐसा तक देखा गया है कि कलेक्ट्रेट के बाहर एसडीएम कोड के चार्टर लगे हुए पड़े हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब पेंटर को क्या पता, पेंटर को क्या पता कि मैं जो लिख रहा हूं वो इस ऑफिस का है कि उस ऑफिस का है। अंडरस्टूड। गवर्नमेंट में बहुत ऐसे ही चलता है। तो ये सारी चीजें आपके पास देखने को जो है वो मिलती है आपके पास। करेक्ट। तो वन साइड डज नॉट फिट फॉर ऑल, कि सर हर जगह एक ही चार्टर लिखा हुआ मिल रहा है हमको, तो वो सब जगह थोड़ी ना आपके पास हो पाएगा, ये तो कॉपी पेस्टिंग चल रही है, वो सब नहीं होना चाहिए। वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस होना आपके पास होना चाहिए, कि सर चार्टर को लिखने से पहले बहुत सारा कंसल्टेशन करो आप, ताकि आपको उस दफ्तर की पूरी पावर्स पता चल सके, वहां से क्या क्या काम हो सकते हैं, वो काम कैसे बेस्ट तरीके से हो सकते हैं, टाइम को इफेक्टिवली आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। वो सारा कुछ कंसल्ट करके उसके बाद चार्टर फॉर्मुलेशन जो है आपको करना चाहिए। फर्म कमिटमेंट्स टू बी मेड, ऐसे नहीं कि चार्टर में आपने बातें कर दी हवा में फालतू ही, कि हम ना बस आधे घंटे में आपको सारा काम खत्म करके दे देंगे, और पता चला सर एक महीना हो गया हम घूम रहे हैं, काम ही खत्म नहीं हो रहा। तो जो कमिटमेंट्स आपके पास हो, जो टाइम लाइन आपके पर लोग अपने चार्टर में बताओ, वो बिल्कुल सही आपके पास होनी चाहिए। रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है आपके पास होना चाहिए, अगर कोई डिफॉल्ट हो जाए तो। पीरियोडिक इवैल्यूएशन आपके पास होना चाहिए, कि भाई चार्टर को आप बार बार देखते रहो, अगर उसमें कुछ भी चेंज है तो उसको फटाफट से अपडेट कराओ। होल्ड ऑफिसर्स अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स, कि आपके चार्टर के बेसिस के ऊपर क्या रिजल्ट है, आपके ऑफिस की परफॉर्मेंस कैसी है, इसके लिए ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। एंड इंक्लूड सिविल सोसाइटी इन द प्रोसेस, कि इस पूरे के प्रोसेस के अंदर आपको सिविल सोसाइटीज को भी क्या करना चाहिए, इंक्लूड जो है वो करना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ये सारे के सारे आपके पास होते हैं रिफॉर्म्स। यस। तो देखो मैंने क्या क्या बता दिया, चार्टर होता क्या है वो बता दिया, चार्टर की शॉर्टकमिंग्स क्या है वो बता दिया, एंड शॉर्टकमिंग्स के बाद में उसकी यूजेस क्या है। सो यूजेस तो आपने बताया नहीं, अरे बेटा बताया ना, ट्रांसपेरेंसी लानी है, अकाउंटेबिलिटी लानी है।
इन दोनों के लिए जब ये दोनों आ जाएगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, गुड गवर्नेंस हमारे पास यहाँ पे हो ही जाएगा। यस सर। तो इन सब के लिए हमको करना है, तो हमने यूजेस देख लिए, हमने शॉर्टकमिंग्स देख ली, हमने इफेक्टिवनेस जो है आपके पास यहाँ पे देख लिया। तो ये होता है आपके पास यहाँ पे सिटीजन चार्टर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक सर्वोत्तम मॉडल आया था, इसको लेकर के प्रीलिम्स में भी आपके पास क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आते हैं, तो इसको जो है वो पढ़ लेते हैं। यस, रेडी सब लोग। सिटीजन चार्टर इतना ही है, सिटीजन चार्टर इतना सा ही है। मैं क्या करूं, इतना ही पूछा जाता है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आया हूं। आप देखोगे सर यही चीजें पूछते हैं क्या, है ना। एक कितना अच्छा होता है मेंस, इत्तू सा, बस आप क्या है सिलेबस कंप्लीट करो अपना। अब जैसे सिटीजन चार्टर से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल आप अपने, मतलब मैं नहीं कहता सिटीजन चार्टर के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बट आपके आंसर में कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर फिट हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर आपके पास यहाँ पे फिट जो है वो हो जाएगा। करेक्ट। चलिए सर, नेक्स्ट आपके पास आता है सर्वोत्तम मॉडल। सो क्या होता है सर सर्वोत्तम मॉडल। सर्वोत्तम मॉडल में आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस जो आपके पास है, ये एक फ्रेमवर्क के पास आया है जिससे पब्लिक सर्विसेज जो हैं इनकी डिलीवरी को इम्प्रोवाइज किया जा सके, उसको बोला जाता है सर्वोत्तम मॉडल। क्लियर, सिंपल है, समझ आया। और यही क्वेश्चन आता है, बस यही पूछते हैं कि सर्वोत्तम मॉडल क्या है, कि सर पब्लिक सर्विस, बहुत सिंपल सिंपल समझना, पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी को इंप्रूव करने का जो फ्रेमवर्क है उसको बोलते हैं सर्वोत्तम मॉडल। समझ आया, समझ आया। मैं मेरी क्लासेस की डिलीवरी के सिस्टम को इंप्रोवाइज करूं, इसको बोलेंगे सर्वोत्तम मॉडल। समझ गए। जो ऑफिस है उसकी पब्लिक को वो क्या क्या सर्विसेज दे सकता है, उस सिस्टम को, पब्लिक सर्विसेज को इंप्रोवाइज करना, इसको बोलते हैं आपके पास सर्वोत्तम मॉडल। इसका एक फ्रेमवर्क बनाया गया है ना, उसको बोलते हैं सर्वोत्तम मॉडल। अंडरस्टूड। यस, ये चीज आपके पास यहां पे आती है। तो इसके अंदर सर क्या क्या चीजें, ये कहां कहां पे, सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रीलिम्स में ये बहुत बार पूछते हैं कि ये कहां कहां पे लगता है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पब्लिक सर्विसेज, चाहे वो सेंटर में आते हो चाहे वो स्टेट में आते हो, सब जगह आपके पास ये अवेलेबल है, सब जगह एप्लीकेबल है ये। इसमें तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, सिटीजन चार्टर होना चाहिए, एक ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म होना चाहिए, एंड देन कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी, कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी। यस सर, मतलब आज मैं आपको बोल दूं कि एक काम करो, मैं तुम्हारा 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, अरे भाई तो मेरे को उसके अकॉर्डिंगली फिर क्लासेस भी तो लगानी पड़ेगी, उतनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। यस, तो सिटीजन चार्टर भी होना चाहिए, एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि आप जो प्रॉमिस करो आप उसको डिलीवर भी कर सको। करेक्ट, आप जो प्रॉमिस करो आप उसको डिलीवर भी कर सको। तो ये आपके पास होता है सर्वोत्तम मॉडल, और इसको लेकर के ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज द सर्वोत्तम मॉडल ऑफन सीन इन गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया इज प्राइमरली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बताइए जल्दी से। व्हाट आर दी आंसर्स, व्हाट आर दी आंसर्स, बताओ जल्दी। करिए जल्दी से। आयुषी प्रिया ये कह रही हैं, इशिता ये कह रही हैं, गुड वन गुड वन गुड वन, ए कह रहे हैं। करेक्ट, देखो सब लोग ए कह रहे हैं, आंसर भी क्या है समझ लेते हैं। तो देखो सिंपल है, जब कभी भी हम कोई भी कहते हैं पीवाई क्यू हम लोग सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमको क्या करना है सर, सिंपल रूल है, जब तक मैं 50-50 पे ना पहुंच जाऊं तब तक मेरे को उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करना है। तो 50-50 पे पहुंचने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो क्या पूछा आपसे, द सर्वोत्तम मॉडल ऑफन सीन इन द गवर्नेंस रिफॉर्म्स प्राइमरली किससे रिलेटेड है, ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म से, हाँ सर रिलेटेड है, यानी पहला चीज सही है। अगर पहला सही है, पहला सही है तो देखो बी तो आंसर नहीं हो सकता, यानी ए बी सी और डी में से बी तो आंसर जो है वो नहीं हो सकता। फिर सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस, सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस भी होना चाहिए, यानी टू भी आपके पास यहाँ पे सही है। अगर टू सही है आपके पास यहाँ पे ए सी डी, अगेन मैं क्या कुछ भी एलिमिनेट कर सकता हूं, अभी भी कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो मेरे किसी काम का नहीं। आगे देखो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई, सर ये तो कहीं नहीं पढ़ा,
ये तो नहीं पढ़ा इसमें। तो 3 तो जो है वो नहीं हो सकता। अब देखो 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो ना बी सी डी आंसर हो सकता है ना बी, तो अब यहां से डी भी एलिमिनेट हो गया, यहां से डी भी एलिमिनेट हो गया। तो अब हम बच गए ए और सी में से, अब हम बच गए ए और सी में से। यस सर, ए और सी में से। अब फोर्थ पॉइंट देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ, अरे सर इसके लिए भी नहीं है, ये भी कहीं नहीं पढ़ा। तो सी भी आपके पास यहाँ पे, 4 भी आपके पास यहाँ पे हट जाता है। सो आंसर इज ए। करेक्ट। तो जब कभी भी हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करें, हमें यही अप्रोच हमेशा जो है वो अपनानी है। सर इस अप्रोच का क्या फायदा है? हमने तो देखो अभी अभी ये आंसर निकाल दिया था। बेटा क्वेश्चन आसान था, इस वजह से तुमने ये आंसर निकाल दिया। जब फंसने वाला सवाल आएगा ना, तो उसमें इसी अप्रोच से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट कर पाओगे, अपनी नेगेटिव मार्किंग को इसी से इंप्रूव कर पाओगे। तो जो मैं हमेशा कहता हूं ना, कि आपके मार्क्स एक जगह जाके स्टक हो जाते हैं, अगर ये ब्रेक करके आगे निकलना है ना इस स्टकनेस को, तो वहां पर ये मेहनत काम में आती है, जिसमें आप अपने नेगेटिव मार्किंग्स को खत्म करते हो, उसको रोकते हो, एंड तुक्के वाले क्वेश्चंस को भी सही तरीके से अटेम्प्ट करते हो। करेक्ट। जिसमें आपका आधा होता, आधा अधूरा होता है ना, उसमें भी आप 50% सही जो है वो कर जाते हो। वो कब होगा? जब आप ये 50-50 वाली अप्रोच को जो है वो अपनाओगे। करेक्ट। मैं हर क्लास में आपको यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप आप इन सारी चीजों को जो है वो क्या करो, इंप्लीमेंट जो है आप आपके पास यहाँ पे जब वो करें। करेक्ट, ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। तो ना आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ सर? तो मोदी जी के मन में आया, क्या मन में आया, कि लेट्स इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंड हैव सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। क्या चाहिए? कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करना है ऑफिसर्स की, एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को हमको क्या करना है, इंप्रूवाइज जो है वो करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि करेंगे कैसे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये सब, है ना? अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करोगे, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करोगे? तो सर ना मैं आपको बताऊं क्या सजेशन? बेटा अपने सजेशन कभी नहीं बताते हैं, हमेशा किसी न किसी ने सजेशन दिए होंगे, कोई ना कोई रिपोर्ट ने सजेशन दिए होंगे, उन सजेशंस को अपना सजेशन देके बताना है और फिर उस रिपोर्ट की बैकिंग लेनी है। तो मोदी जी ने कहा कि एआरसी ने ना एक 7 स्टेप मॉडल बताया है, जिससे कि सिटीजन सेंट्रिसिटी आपके पास यहाँ पे बढ़ जाती है। सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? ये सब इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आपके पास मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है कि हम गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कैसे बना सकते हैं। समझ आए ना मेंस के अंदर क्या क्वेश्चन आता है? मेंस में आपके पास क्वेश्चन आता है कि हम गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है वो कैसे बना सकते हैं, हम गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमको ये वाले पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे काम में जो है वो आएंगे। अंडरस्टूड? यस। तो ये सिंपल सिंपल आपके पास यहाँ पे पॉइंट, तो आपको हमेशा एआरसी को कोट कर देना है कि सर एआरसी ने ना एक 7 स्टेप सॉल्यूशन बताया है, एआरसी ने एक 7 स्टेप मॉडल बताया है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो हम सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है वो कर सकते हैं। सर क्या क्या है? सबसे पहले आप अपनी अपनी सर्विसेज को डिफाइन करो कि आप किस काम आ सकते हो, उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड सेट करो, उसके बाद अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करो, फिर जब कैपेसिटी बिल्डअप हो गई तो परफॉर्म करो, मॉनिटर करो, इवैल्यूएट करो, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करो। सर ये कहीं पे अप्लाई होता है क्या? बेटा अपनी लाइव क्लासेस में, अपने यहाँ पे ही अप्लाई होता है। हमने सबसे पहले हमारी सर्विसेज को डिफाइन किया, हमने हमारे स्टैंडर्ड सेट किए, हमने हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करी, फिर हम परफॉर्म करते हैं, मॉनिटर करते हैं, डेली प्रोसेसेस को इवैल्यूएट करते हैं, एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं। सर मैं ना अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी ये चीज लगाऊं क्या? हाँ लगाऊं ना। सबसे पहला डिफाइन सर्विसेज, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करो, अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करो कि हाँ मैं इतना डेली पढ़ सकता हूँ, 6 महीने में इतना सब कुछ खत्म कर सकता हूँ। फिर आपकी स्ट्रेटेजी बनती है, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर परफॉर्म करो, उस स्ट्रेटेजी को मॉनिटर करो, रेगुलर इवैल्यूएट करो, एंड कंटिन्यूअस इंप्रूव करो। अंडरस्टूड? यस सर। तो ऐसे इसका मतलब कोई भी सिस्टम को सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा सकता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि किसी भी सिस्टम को इंप्रोवाइज कैसे किया जा सकता है, तो भी तो आप ये मॉडल बता सकते हो उसमें। यस। तो ये क्या है? ये ग्रेवी है जिसको बहुत सारी जगहों पे परोसा जा सकता है। देन मेंस की प्रिपरेशन हमेशा ऐसे ही होती है, दे आर जस्ट सिमिलर टू कंट्रोलिंग प्रोसेस। हाँ जो कुछ भी है। अंडरस्टूड? हो गया आंसर प्रिपेयर? मेंस में अगर पूछेंगे तो आंसर लिख दोगे ना? मेंस में अगर पूछेंगे तो आंसर लिख दोगे? यस सर। तो देखो मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में आप देखो कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो अभी तक हमने पढ़ा, अब आपको पता चलेगा कि सर देखो कितना अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो गई, कितने अच्छे से देखो हमारी प्रिपरेशन हो गई। और आप देखो कंटिन्यूस क्वेश्चंस आते हैं। 2013 में आपके पास क्वेश्चन आया था, दो सिटीजन चार्टर have been formulated by many public services delivery organizations, there is no corresponding improvement in the level of citizen satisfaction and quality of services. एनालाइज करना है, मतलब क्या करना है? मतलब कुछ नहीं, जो शॉर्टकमिंग्स हमने बताई थी उन सबको लिख देना है। करेक्ट।
कि हाँ सर ऐसा ऐसा नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि ये शॉर्टकमिंग्स है आपके पास। 2018 में वापस क्वेश्चन आता है, द सिटीजन चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिव। अरे सर आपने अभी भी सब कुछ पढ़ा दिया, फिर से हमको शॉर्टकमिंग्स लिखनी है और इनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ना, मैं अपने सजेशन दूंगा, नहीं नहीं नहीं, अपने सजेशन नहीं देने हैं। जो एआरसी में बोला गया, बोलना है आपको कि सर ऐसा ऐसा करना चाहिए। देखो देखो एआरसी में भी सर यही बात करी गई है, ठीक है, ऐसे आपको आंसर देना है। तो देख रहे हो ना, एक ही चीज को प्रिपेयर करो, कितनी बार आंसर कर सकते हो। 2019 में वापस क्वेश्चन आया है ना, 2019 में, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इन इंपॉर्टेंस। अरे सर अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करना है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना है। 2024 में फिर से क्वेश्चन आया, द सिटीजन चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इन ensuring सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट इज येट टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल। सर क्यों सर, क्योंकि शॉर्टकमिंग्स है ना। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स हिंडरिंग, सर फैक्टर्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली शॉर्टकमिंग्स। द रियलाइजेशन ऑफ प्रॉमिस एंड सजेस्ट मेजर, अरे सर फिर से ईआरसी ने जो बोला वो सब बोल देंगे। करेक्ट, एक बार आंसर प्रिपेयर करो, हर बार आपके पास। तो समझ में आया ना मेंस में कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए कहते हैं पीवाई क्यूज करके जाओ, एज इट इज मसाला मिल जाएगा पूरा, वहां पे जाकर के बस परोस देना है, इसलिए कहते हैं पीवाई क्यूज करके जाओ। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। 1 घंटे के लेक्चर में कितना आपके एक क्वेश्चन तो अपने आप हो ही जाएगा आराम से, और कितना इजी टॉपिक है, लोग पढ़ के नहीं जाते। जस्ट सिलेबस अगर आपने कवर कर दिया ना यूपीएससी में, एंड मैं हमेशा जिसकी बात करता हूं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को लेना है। लोग इन टॉपिक को पढ़ के नहीं जाते हैं, फिर इन्हीं के क्वेश्चन में आंसर नहीं आता उनको। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, एक बार पढ़ लिया ना, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आया फट से आंसर लिखोगे इसका, और कितना अच्छा आंसर लिखोगे। क्यों, क्योंकि दो ही चीजें पढ़नी है, एक शॉर्ट कमिंग और एक ना आपके पास कैसे इंप्रोवाइज करना है, सिंपल, डन। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे चीजें होती हैं। विद दिस आज का सेशन हमारा यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम। गुड वन, तो आज हमने ये सारे टॉपिक्स जो है सीख लिए। मैं रिकॉर्डिंग्स को बंद कर लेता हूँ।